Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we will have some practice question on cost of production report. Or while preparing cost of production report, we faced a problem of lost units. आज हम लोग जो है वो कोशिश करेंगे lost unit को समझने के लिए। और पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बाय वेटेड एवरेज मेथड, जो जिसमें हम लोग ओपनिंग इन्वेंट्री को ट्रीट करने के लिए वेटेड एवरेज मेथड को हम लोगों ने करना सीखा था। आज के क्वेश्चन के अंदर भी हम लोग वेटेड एवरेज मेथड के तहत ही काम करेंगे, लेकिन हम लोग जो है वो इसमें ये सीखने की कोशिश करेंगे कि अगर ड्यूरिंग द डिपार्टमेंट और ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस कुछ यूनिट लॉस हो जाते हैं, उनकी हम लोग जो है वो ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं। मैंने लॉस यूनिट के ऊपर ऑलरेडी आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर की हुई हैं। आप लोगों ने अगर उसको देखा होगा तो ऑफ कोर्स आप लोगों को उसकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेके आप लोगों के साथ लॉस यूनिट की जो है वो ट्रीटमेंट आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। इसमें हमारे पास जो है फर्स्ट डिपार्टमेंट में भी लॉस्ट यूनिट आ सकते हैं और उसके अलावा सबसीक्वेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर भी लॉस्ट यूनिट की कैलकुलेशंस आ सकती हैं। हम लोग फर्स्ट डिपार्टमेंट में किस तरीके से लॉस्ट यूनिट की कैलकुलेशंस करते हैं और इसी तरीके से सबसीक्वेंट डिपार्टमेंट के अंदर भी अगर हम लोग जो है वो हमारे पास लॉस्ट यूनिट आ जाते हैं तो उसकी हम लोग जो है वो किस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते होते हैं, ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ रहिएगा। मैं आप लोगों के साथ जो है वो प्रॉब्लम शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो हम लोग उसका सॉल्यूशन यहाँ पे आपके साथ जो है वो करेंगे। प्रॉब्लम के लिए here is basically exercise यहाँ पे हमारे पास जो है वो जी एक एक्सरसाइज E7 है, 6th चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 7 जो है वो हम लोग यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है वो एक्सरसाइज नंबर 7 को जो है वो कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाते हुए। तो मैं आप लोगों के साथ पहले प्रॉब्लम को आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा, फिर उसके बाद जो हम लोग इसके ऊपर जो है वो इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे Seymour Brothers Products Incorporation manufactures a liquid product in one department। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये सिर्फ वन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन प्रोसेस का है। अगर हम लोग सेकंड डिपार्टमेंट में या इसके अलावा सबसीक्वेंट डिपार्टमेंट में या मोर देन वन डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो उसमें भी डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। Due to the nature of the product and the process, units are regularly lost at the beginning of the production। beginning of the production के ऊपर जो है वो units loss हो जाते हैं। तो जब beginning of the process के ऊपर unit loss होते हैं तो उनकी treatment क्या होती है, और अगर ये normal loss होते हैं तो treatment क्या होती है, अगर ये abnormal loss होते हैं तो treatment क्या हो सकती है, ये मैं तमाम चीजें आपको जो है वो बताने की कोशिश करूंगा। Materials and conversion costs are added evenly throughout the period। materials और जो conversion costs हैं वो throughout the period evenly जो है वो apply की जाती हैं। Following summaries are prepared for the month of January। जनवरी के महीने में उन्होंने कहा जी 10,000 यूनिट हमने स्टार्ट किए, finished and transferred to the stock room, और फिनिश कर लिए हमने 8,000 यूनिट। इन प्रोसेस एंड ऑफ द मंथ जो है वो हैं 1000 यूनिट्स। स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो आखिर में यूनिट हैं वो हैं हाफ उनके कंप्लीटेड हैं। लॉस्ट इन द प्रोसेस उन्होंने बता दिया है 1000 हैं। देखिए जी 10,000 ये थे, 8,000 कंप्लीट हो गए, 1,000 एंड पे हैं, 1,000 उसमें से लॉस हो गए। और उसके बाद जो कॉस्ट समरी है वो बीती हुई है। मटेरियल इन यूनिट्स के ऊपर लगा 1,32,000, लेबर लगी 33,000, फैक्ट्री ओवरहेड लगे 20,625। अब हम लोगों ने यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करना है, और फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने शो करना है कि ट्रांसफर्ड यूनिट्स और एट द एंड ऑफ द प्रोसेस जो यूनिट्स हैं उनकी कॉस्ट किस किस तरह से है। तो ये बेसिकली हमने मालूम करना है। तो इसके लिए अगर हम लोग जो है वो
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समरी बना लेते हैं तो हमारे ये तमाम सवालों के जवाब जो है वो हमें एक ही सूरत में मिल जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे इसकी जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, जिसको हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समरी भी कहते हैं, ये हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों के साथ बोर्ड शेयर करने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद जो है वो हम लोग उसको उसी तरीके से कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएंगे इसकी। सबसे पहले आप लोग ऊपर जो है वो कंपनी का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट आप लिखेंगे और फिर उसके बाद जो है वो आप लोग उसकी जो है वो तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी कि कंपनी का नाम हमें क्या दिया गया है। ये हम लोग उसके क्वेश्चन में से कंपनी का नाम लिख लेते हैं सबसे पहले। सिमोर ब्रदर्स इनकॉर्पोरेट प्रोडक्ट्स इनकॉर्पोरेशन, ये सिमोर ब्रदर्स प्रोडक्ट्स इनकॉर्पोरेशन, और यहाँ पे हम बनाएंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, और इसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समरी का भी नाम देते हैं, और फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, ये जनवरी के महीने का हमें डाटा दिया गया है तो हम लोग जनवरी की रिपोर्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने जो पहला सेगमेंट बनाना होता है, ये बेसिकली वर्किंग होती है। चले मैं आज आप लोगों को इसकी जो है वो तरतीब के साथ काम करना सिखा देता हूँ। पहले वर्किंग होती है, ये हम लोग इसमें सबसे पहले बनाते हैं क्वांटिटी स्केड्यूल एंड इक्विवेलेंट यूनिट्स। हम क्वांटिटी स्केड्यूल और इक्विवेलेंट यूनिट बनाते हैं। ये बेसिकली प्रोडक्शन समरी का पार्ट नहीं होता, ये बेसिकली इसकी क्या होती है, एक वर्किंग होती है जो कि हम लोग प्रोडक्शन समरी को बनाते हुए ये कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे यूनिट्स लिखना है। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन के साथ यूनिट्स हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहला जी बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स हम लिखेंगे, फिर उसके बाद ये है पुट इनटू प्रोसेस, हमने कितने प्रोसेस में ऐड किए हैं। ट्रांसफर्ड इन भी हो सकते हैं, अगर ये सेकंड डिपार्टमेंट है तो ट्रांसफर्ड इन आएगा, अगर ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है तो पुट इनटू प्रोसेस और स्टार्टेड का वर्ड आ जाएगा, और फिर इसके बाद है ये टोटल यूनिट्स आ जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि बिगनिंग यूनिट जो है वो हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जो मैं आप लोगों को डाटा में से दिखा देता हूँ कि हमारे पास बिगनिंग यूनिट जो हैं वो नहीं है, कोई भी नहीं दिए गए हैं। स्टार्टेड इन प्रोसेस और पुट इनटू प्रोसेस है 10,000, तो हम लोग यहाँ पे ये 10,000 का वो लिख लेते हैं जी, 10,000 का फिगर, और फिर उसके बाद इन दोनों को हमने टोटल कर लिया तो ये 10,000 टोटल भी यूनिट्स आ गए। इस लिहाज से हम लोग, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि अगर आपकी कोई भी फिगर नहीं होती है तो आप इसको क्या करो, खाली छोड़ दो, जीरो कर दो, उससे आपका फॉर्मेट वही रहेगा, लेकिन आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन आप उसके मुताबिक कर सकते हो, क्वेश्चन के मुताबिक। फिर उसके बाद जो है वो अगले वाला पार्ट है कि हमने ये वाले यूनिट पूरे करना होते हैं, इसमें से कंप्लीटेड एंड आउट, कंप्लीटली जो ट्रांसफर्ड आउट कितने हुए हैं ये भी हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे ये 8,000 यूनिट दिए गए हैं, मैं यहाँ पे ये 8,000 लिख देता हूँ, दिस इज 8,000। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें जो है वो एंडिंग वर्क इन प्रोसेस आखिर में कितने हैं ये भी हमें गिवन है 1,000 यूनिट्स, और यहाँ पे हमें क्या है जी, लॉस्ट यूनिट कितने हैं ये भी हम लोग जो है वो यहाँ पे लॉस्ट ड्यूरिंग प्रोसेस के अंदर हमें लॉस हुए 1,000 यूनिट्स। तो इस तरीके से जब आप इसको टोटल आप करते हो तो आपके पास आ जाते हैं वही 10,000 यूनिट पूरे हो गए। तो 10,000 यूनिट हमें मिले थे, 10,000 यूनिट हमने इस तरीके से पूरे कर लिए हैं। तो ये हमारे पास जो है वो क्वांटिटी स्केड्यूल बन जाता है।
अब हम लोग जब इक्विवेलेंट यूनिट की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट यूनिट आपने जितने कॉस्ट एलिमेंट होंगे हर एक का आपने इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करना है। तो इस लिहाज से अगर हमारे पास कॉस्ट एलिमेंट की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे हमारे पास आता है जी मटीरियल्स, फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो जितने कॉस्ट एलिमेंट आपके क्वेश्चन में मेंशन किए गए हैं आप सारे लिख लें। मटेरियल है, लेबर है और फैक्ट्री ओवरहेड है, यहाँ पे जो आपको नजर आ रही है 3 फिगर्स, तो इसी लिहाज से आप लोग इन तीनों को लिख लें। मटेरियल्स है, फिर उसके बाद लेबर है और फिर FOH है। अब मटेरियल के लिहाज से अगर मैं देखता हूं तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपके पास कंप्लीटेड यूनिट्स होते हैं उनको आप लोगों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख देना होता है, क्योंकि ये 100% विद रिस्पेक्ट टू एवरी कॉस्ट एलिमेंट कंप्लीट होते हैं। तो 8000 का 100% अगर आप लेते हैं तो ये 8000 आ जाएगा। तो आप लोगों ने सिंपल अगर याद रखना है तो सिंपली आप क्या करें कि जिनके साथ कंप्लीटेड का वर्ड लिखा होगा आप स्ट्रेट फॉरवर्डली हर एक कॉस्ट एलिमेंट के इक्विवेलेंट यूनिट के अंदर इसको ऐड कर देंगे। अब आ जाती है बात वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री की उन्होंने हमें जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन दी हुई है दैट इज हाफ कंप्लीटेड है। अब हाफ कंप्लीटेड विद रिस्पेक्ट टू मटीरियल भी है, लेबर भी है और FOH भी है। तो 1000 का जब आप हाफ करोगे तो हम लोग यहाँ पे हर एक के अंदर जो है वो 500 यहाँ पे लिख देंगे। ओके, अब इसके बाद आ जाता है, ये बड़ी आसान सी बात है, अगर प्रीवियस डिपार्टमेंट होता तो उसका फिर हम लोग 100% वो वाला लिखते, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में है नहीं इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। अब उसके बाद आ जाते हैं लॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब ये जो जब प्रोसेस में लॉस हुए हैं तो ये हमने देखना है कि ये लॉस किस स्टेज पे हुए। अगर तो जैसे इन्होंने ये बताया है हमें यहाँ पे कि यूनिट जो लॉस होते हैं वो बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस के ऊपर ही लॉस हो जाते हैं। जब भी उन्होंने यहाँ पे हमें बताया कि यूनिट रेगुलरली लॉस्ट एट बिगनिंग, बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस के ऊपर ये यूनिट लॉस हो जाते हैं। अगर आप लॉजिकली सोचते हैं तो बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि शुरू में ही जब ये लॉस हो गए तो इसका मतलब है ना इनके ऊपर कोई भी मटेरियल लगा, ना इनके ऊपर कोई भी लेबर लगी, ना ही इनके ऊपर कोई भी FOH कंज्यूम हुए। तो इस लिहाज से ये वाले जो यूनिट्स हैं ये कोई भी हमारे पास जो है वो कोई भी चीजें कंज्यूम करके नहीं गए। और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि ये एक ड्यूरिंग द प्रोसेस ये एक नॉर्मल रूटीन है कि जैसे मैं अभी आप लोगों को क्वेश्चन में दिखाता हूं कि क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ है कि दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये क्या है, रेगुलरली यूनिट्स आर रेगुलरली लॉस्ट, ये रेगुलरली लॉस होते हैं। मीन ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है प्रोडक्शन प्रोसेस का कि कुछ यूनिट जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। तो इस तरह के यूनिट्स को हम लोग नॉर्मल लॉस कहते हैं। तो जो इस सिचुएशन में हमें जो लॉस नजर आ रहा है, जो 1000 यूनिट हमारे लॉस हुए हैं, ये बेसिकली क्या है, ये नॉर्मल लॉस है, ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल। अब जब नॉर्मल लॉस होता है तो याद रखिएगा नॉर्मल लॉस जो है वो गुड यूनिट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस वजह से हम लोग इसको इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करते हुए कोई भी चीज ऐड नहीं करते हैं। हम ये समझते हैं कि ये 0% है। मीन बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस के ऊपर भी 0% होते हैं, और अगर हम नॉर्मल लॉस की बात करते हैं तो ये भी हमारे जो है वो 0% कंसीडर होते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि नॉर्मल लॉस जो है वो बाकी गुड यूनिट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसलिए टोटल कॉस्ट सिर्फ गुड यूनिट के ऊपर डिवाइड होगी, और गुड यूनिट जो है वो 8000 हैं और ये 500 इक्विवेलेंट बनते हैं 1000 के। तो इसलिए गुड यूनिट्स तो सिर्फ और सिर्फ 8500 हैं। ये 1000 यूनिट जो है ये तो चूंकि गुड यूनिट रहे ही नहीं है, ये लॉस हो गए हैं, इसलिए हम लोग इनको जब इक्विवेलेंट यूनिट में ऐड करेंगे तो इसके ऊपर भी कॉस्ट डिवाइड हो जाएगी। लेकिन हम तो इनके ऊपर कोई भी कॉस्ट चार्ज नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल लॉस जो होता है वो बाकी गुड यूनिट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बाकी गुड यूनिट को चार्ज हो जाता है। और इसी तरीके से जो बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस के ऊपर लॉस होता है वो भी गुड यूनिट के ऊपर चार्ज हो जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ
यहाँ पे जब गुड यूनिट के ऊपर चार्ज करने की कॉस्ट की बात करते हैं, बाकी जो रिमेनिंग बच जाने वाले यूनिट्स हैं उनके ऊपर कॉस्ट के जो लॉस को चार्ज करने की बात करते हैं, तो इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करते हुए यहाँ पे हम लोग कोई भी फिगर ऐड नहीं करते हैं और उनकी ट्रीटमेंट जो है वो बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस का मतलब क्या होता है, 0% कंप्लीट है। जैसे हमने कहा जी मटीरियल्स आर एडेड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, जब एंड हो जाएगा तो तब मटीरियल ऐड करेंगे। तो ये जो लॉस यूनिट होंगे इनके ऊपर तो कोई मटीरियल नहीं लगा होगा, ना ही इनके ऊपर लेबर लगे होगी, ना इनके ऊपर एफओएच लगे होंगे। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि ये कंसीडर, ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये यूनिट के ऊपर 1000 के ऊपर कोई भी कॉस्ट एलिमेंट नहीं लगा है, इस वजह से हम लोग इनको 0% कर रहे हैं और ये सारी जगहों के ऊपर 0 आ जाएगा। और दूसरी लॉजिक क्या है कि नॉर्मल लॉस चूंकि गुड यूनिट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये जो एबनॉर्मल, ये जो लॉस यूनिट है इनको हम लोग नॉर्मल कंसिडर करते हुए क्या करते हैं कि इनके जो इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करते हुए कोई भी वैल्यू इसमें ऐड नहीं करते हैं और 0 लगा देते हैं, मीन इग्नोर कर देते हैं इसको। तो याद रखिएगा जब भी आप नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट करोगे तो आप इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करते हुए कोई भी अमाउंट ऐड नहीं करेंगे। ये समझ लें कि इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशन के ऊपर ही ये सारी की सारी आपको एडजस्टमेंट्स करना होती हैं। अगर आप इक्विवेलेंट यूनिट में ये कैलकुलेशन में सही नहीं करेंगे तो आपका सारा सवाल गलत हो जाएगा। अब आप इन दोनों को जब आप ऐड कर लोगे तो ये 8500 की फिगर आ जाएगी, इसी तरीके से 8500 इधर आ जाएगा और इसी तरीके से 8500 इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अपना क्वांटिटी स्केड्यूल और इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। When we charge loss to remaining good units, then we do not add lost units while calculating equivalent units. This means that we do not include lost units in denominator, resulting less units to distribute total cost, and which results increase in cost. जब हम लोग गुड यूनिट्स को लॉस चार्ज करना होता है तो हम इक्विवेलेंट यूनिट बनाते हुए जो होते हैं गुड, जो नॉर्मल लॉस होता है या लॉस होता है वो हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करते हुए शामिल नहीं करते हैं उनको। उसकी वजह से हमारा डिनोमिनेटर जिसके ऊपर हमने टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना है दैट इज 8500। अगर मैं यहाँ पे 1000 शामिल करता तो ये बनते 9500। हम फिर मटेरियल की कॉस्ट को 9500 यूनिट पे डिवाइड करते तो इसकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट कम आती। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये 1000 यूनिट हम इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से 8500 यूनिट हैं। तो जब टोटल मटेरियल कॉस्ट 8500 यूनिट पे डिवाइड होगी तो पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी। तो गुड यूनिट के ऊपर जब लॉस चार्ज होता है तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। तो हम जब इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें ये वाले यूनिट शामिल करेंगे या नहीं करेंगे ये सवाल पैदा होता है। अगर हम करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि हम गुड यूनिट के ऊपर लॉस को चार्ज नहीं कर रहे, हम लॉस को अलहदा से आइडेंटिफाई करेंगे, हम अलहदा से उसको जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, हम अलहदा ही रखेंगे उस लॉस को।
लेकिन जब हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करते हुए यहाँ पे लॉस्ट यूनिट को 0 कर देते हैं, उसका मतलब ये होता है कि हमने डिनोमिनेटर के अंदर उन लॉस्ट यूनिट को शामिल नहीं किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट टोटल जो है वो सिर्फ गुड यूनिट के ऊपर डिवाइड की है, तो इसलिए लॉस जो है वो ऑटोमेटिकली गुड यूनिट के अंदर शामिल हो गया है। तो इस वजह से पर यूनिट कॉस्ट जो है वो गुड यूनिट्स की क्या हो जाएगी, कंपैरेटिवली उस लॉस की वजह से इंक्रीज कर जाएगी। ये बेसिकली ट्रीटमेंट होती है जब हम बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस के ऊपर होते हैं या उसको हम लोग नॉर्मल लॉस के समझ के ट्रीट करते हैं, तो उस सूरत में हमारे पास ऑटोमेटिकली लॉस जो है वो गुड यूनिट के ऊपर जो जो कंप्लीटेड होते हैं और इन प्रोसेस जो यूनिट्स होते हैं सिर्फ उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। बाकी जो लॉस्ट यूनिट होते हैं वो हम ये समझते हैं कि वो उनको हम लोग कोई भी कॉस्ट चार्ज या वो लॉस अलहदा से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, उनको हम लोग 0 वैल्यू के साथ बाहर निकाल देते हैं, और जो उनकी वैल्यू होती है जो उन्होंने कॉस्ट कंज्यूम की हुई होती है वो हम लोग बाकी बच जाने वाले जो कंप्लीटेड यूनिट्स होते हैं या इन प्रोसेस यूनिट्स होते हैं उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग जो है वो जो सेकंड पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है हम उसको देखते हैं। दैट इज सेकंड पार्ट है जी उसका कॉस्ट एक्यूमुलेशन एंड यूनिट कॉस्ट समरी, जिसको हम लोग कॉस्ट चार्ज्ड टू डिपार्टमेंट का भी हेडिंग देते हैं। अब इसके अंदर उसी तरीके से डिस्क्रिप्शन का कॉलम आप बनाते हैं एक, फिर उसके बाद आप टोटल का कॉलम बनाते हैं, फिर उसके बाद आप जितने कॉस्ट एलिमेंट हैं वो वाले कॉलम बना लेते हैं, या डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और FOH है। ये हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद सबसे पहले आपको मैंने जैसे बताया था कि जो इक्विवेलेंट यूनिट का होता है, सॉरी क्वांटिटी स्केड्यूल वाला ही आप यहाँ पे पोर्शन यूज करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस कोई भी नहीं है, इसलिए हम लोग इसको इग्नोर भी कर सकते हैं और सिर्फ हमारे पास पुट इनटू प्रोसेस है, तो कॉस्ट एडेड दिस पीरियड, इस पीरियड में जो कॉस्ट ऐड की गई है वो डायरेक्ट मटेरियल्स ऐड किए गए हैं, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जो हमें कॉस्ट की समरी दी गई है उसके अंदर हमें ये गिवन है, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल 1,32,000, 33,000 और 20,625। ये वाली तीन फिगर जो है वो हम लोग वहां पे लिख लेते हैं। 1,32,000 डायरेक्ट मटेरियल 1,32,000 है, और उसके बाद डायरेक्ट लेबर जो हमें गिवन है दैट इज 33,000, ये हम लिख लेते हैं जी वहां पे 33,000 है। और उसके बाद तीसरी जो फिगर है वो है जी 20,625 की, और इन सब को जब हम टोटल करेंगे तो वो आ जाएगी 1,85,625 की। तो ये फिगर आ गई, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं क्योंकि ये एक ही फिगर है तो टोटल भी यही आएगा, इसलिए टोटल लिखने की आपको जरूरत भी नहीं है। आप अगर लिखना चाहें तो तभी भी आप लिख सकते हो, अदरवाइज मैंने जैसे आपको फॉर्मेट में कहा था कि आप बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस लिख के उसके 000 कर दीजिए। अब इसके बाद जो है इक्विवेलेंट यूनिट्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स आप लोगों ने अभी कैलकुलेट जो किए हैं हम लोगों ने यहाँ पे 8500 सब जगहों के ऊपर, तो मैं मटेरियल्स के भी 8500, लेबर के भी 8500 और FOH के भी 8500 आप लिख लेते हो। इधर 0 आपने कुछ नहीं लिखना है, याद रखिएगा इक्विवेलेंट यूनिट का टोटल नहीं करना है आपने। फिर उसके बाद है जी पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट हमने 1,32,000 को 8500 पे जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी दैट इज 15.53, ये इसकी आ जाएगी। फिर 33,000 को 8500 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 3.88, ये वाली कॉस्ट आ जाएगी। और 20,625 को जब आप डिवाइड करोगे 85,000 के ऊपर तो ये आ जाएगी 2.43 आ जाएगी ये वाली। और इन तीनों को जब आप लोग प्लस करोगे 2.43, 3.88 और 15.53 को, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, तो दैट इज टोटल कॉस्ट 21
0.84 जो है वो हमारे पास टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ गई। मीन जो हम लोगों ने यूनिट कंप्लीट किया है उसकी कॉस्ट पर यूनिट आती है 21.84 के साथ। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसकी कॉस्ट की एक्यूमुलेशन समरी बना सकते हो। ये कॉस्ट एक्यूमुलेशन है जिसको मैंने टिक किया है, और ये वाली जो है वो पर यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन है कि हमने यूनिट कॉस्ट किया है मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट, लेबर की पर यूनिट कॉस्ट, FOH की पर यूनिट कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट जो है वो हमारे पास इस तरीके से आ जाती है। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट हम बनाते हैं, वो जो थर्ड पार्ट होता है क्वेश्चन का, जो मैं यहाँ पे ही बनाने जा रहा हूँ, उसमें हम लोग दो चीजें कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट रिकॉन्सिलिएशन भी कह सकते हैं इसको, रिकॉन्सिलिएशन समरी, या फिर कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, ये वाला हम पार्ट बनाते हैं। तो आप देखें जी, हमारे पास जो पिछले वाला पार्ट था उसमें हमने यहाँ पे जो टोटल के बाद कंप्लीटेड आउट था और एंडिंग वर्क इन प्रोसेस था। हम यहाँ पे लिखते हैं जी कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। कंप्लीटेड यूनिट्स थे हमारे पास, जो हम लोगों ने यहाँ पे इक्विवेलेंट यूनिट में लिखे हैं 8000। तो हमने कहा जी 8000 कंप्लीटेड यूनिट्स थे, मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड यूनिट की कॉस्ट आती है 21.84। तो जब हमने 21.84 को 8000 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1,74,720। ये हमारे पास फिगर आ गई। फिर उसके बाद है जी कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास तीन कॉस्ट एलिमेंट हैं, दैट इज मटेरियल, लेबर और FOH। हम तीनों के लिहाज से लिखेंगे। फिर हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर और FOH। हमने कहा जी डायरेक्ट मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स हमने लिखने हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं 500, इसके भी 500 और इसके भी 500। हमने कहा जी ये 500 हैं, मल्टीप्लाई बाय इनकी पर यूनिट कॉस्ट है 15.53। मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने। ये डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, ये मटेरियल के बराबर। फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर है जी 500 मल्टीप्लाई बाय 3.88। फिर उसके बाद है वो तीसरा है 500 मल्टीप्लाई बाय 2.43। तो इस तरीके से हमने तीनों फिगर जो है वो कैलकुलेट कर लेनी है। 500 मल्टीप्लाई बाय 15.53, तो ये हमारे पास जवाब आता है 7765 का। फिर उसके बाद हमने जो है वो 500 को मल्टीप्लाई किया 3.88 के साथ। ये इक्विवेलेंट यूनिट लेने हैं आपने। एंडिंग इन्वेंटरी के यूनिट थे 1000, उसका हाफ किया तो 500 आ गए, क्योंकि जो हमने स्टेज ऑफ कंप्लीशन थी वो 500 थी। तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 1940, और फिर हमने 500 को 2.43 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा 1215। जब हमने इन तीनों को प्लस किया तो ये हमारे पास फिगर आ जाती है जी 10,920 की। इन तीनों को प्लस किया, और जब हम लोगों ने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास जो है वो 10,920 और 1,78,720, तो आ जाएगा जी 1,85,640 का 1,85,640 की फिगर आती है। अब बेटे ये 40 में जो बाकी फर्क है, ये देखें, ये 1,85,625 है, ये 1,85,640 है। ये 25 से 40 इंक्रीज इसलिए किया है डेसिमल डिस्क्रिपेंसी की वजह से। डेसिमल की वजह से ये इंक्रीज किया है। अगर आप इसकी डेसिमल प्लेसेस को बढ़ा दोगे तो ये जो 25 का डिफरेंस आ रहा है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक फिगर ली हैं, इसलिए हमारे पास जो है वो ये वाली फिगर जो है वो 25 ज्यादा आई है, क्योंकि हमने राउंड ऑफ किया हुआ है। अगर हम लोग इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक या 5 डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाएंगे तो ये वाला फर्क जो है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए आप लोगों ने ये वाला फर्क जो है वो इसको जो है वो लिख देना है नीचे कि ये जो 25 द डिफरेंस ऑफ 15 का डिफरेंस है ना जी, क्योंकि 40 - 25 आप करोगे तो 15 का डिफरेंस है, इज ड्यू टू
राउंडिंग ऑफ, ये राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस आ रहा है, इसलिए आप लोग इसके साथ लिख सकते हो कि ये राउंडिंग ऑफ की वजह से हमारा जो है वो ये डिफरेंस आ रहा है। तो उसको आप लोग जो है वो, अगर आप इसके डेसिमल प्लेसेस को बढ़ा दोगे तो ये डिफरेंस जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनकी कैलकुलेशन को कर सकते हैं और जो डिफरेंस आता है उसको आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके अच्छा बेटे, मैंने ये वाली सारी फिगर्स को दोबारा से लिखा है और उसमें इनको 4 डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो मैं लेके गया हूँ। जैसे 20,625 को 8500 पे डिवाइड करके 4 डेसिमल प्लेसेस तक मैं इसको राउंड ऑफ किया है इन तीनों फिगर्स को, और जब मैंने टोटल किया तो 21.83 आया। और उसी तरीके से जब मैंने मल्टीप्लीकेशन की तो अब मेरे पास जो 15 का फर्क था वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया, खत्म हो गया है, एलिमिनेट हो गया है, और 185,625 जो है वो ये मेरे पास जो है वो दोनों फिगर का टोटल बनता है। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल आना चाहिए कि जो लॉस्ट यूनिट आपने किए हैं 1000 और उसको आप लोगों ने यहाँ पे क्यों नहीं मेंशन किया जब हम लोगों ने ये वाला पार्ट यहाँ पे लिखना था। तो इसमें याद रखिएगा बेटे, चूंकि वो सारे के सारे 0 यूनिट्स हैं, तो मैं किसी की भी एलिमेंट को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस्ट ऑफ लॉस्ट यूनिट भी 0 आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे उनको नहीं लिखा है। इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास जो कंप्लीटेड यूनिट की कॉस्ट आएगी और फिर एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की कॉस्ट आएगी, सिर्फ ये 2 कॉस्ट आएंगी। और नॉर्मल लॉस की सूरत में मैं इसको अलहदा से आइडेंटिफाई करके अलहदा से नहीं लिखूंगा। अब हम लोग जो है वो इसी क्वेश्चन को हम ये देख लेते हैं कि अगर हमें यही कहा जाए कि ये रेगुलर रूटीन का लॉस नहीं है, ये वन टाइम लॉस है, या फिर किसी प्रोडक्शन प्रोसेस के वजह से जो है वो ये लॉस हो गया है, तो ये हमारा फिर एबनॉर्मल लॉस होता है। और एबनॉर्मल लॉस की सूरत में फिर हम लोग ये देखते हैं कि उसकी जो स्टेज ऑफ लॉस क्या है, कि वो शुरू में लॉस हो रहा है, वो एंड पे लॉस हो रहा है, या कि फिर वो ड्यूरिंग द प्रोसेस लॉस हो रहा है। तो अगर तो ये नॉर्मल लॉस होगा, मैं आपको यहाँ पे पॉइंट लिखने जा रहा हूं, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस्ट यूनिट्स। लॉस्ट यूनिट की ट्रीटमेंट जो होती है वो 2 तरह से होती है। नंबर 1, अगर तो ये नॉर्मल लॉस है, या फिर ये नंबर 2 एबनॉर्मल लॉस है। अगर तो बेटे ये नॉर्मल लॉस है, वी डू नॉट एड देम इन इक्विवेलेंट यूनिट्स, सो इग्नोर देम। अच्छा जी, और अगर ये एबनॉर्मल लॉस है, वी एड देम in equivalent units and consider the stage of loss। और फिर हम लोग स्टेज ऑफ लॉस को भी कंसीडर करते हैं कि ये किस वक्त ये लॉस हुए हैं, वेदर एट बिगिनिंग और ड्यूरिंग और एट द एंड ऑफ प्रोसेस, कि हमारा ये लॉस जो यूनिट हुए हैं ये कहाँ लॉस हुए हैं, शुरू में हो गए हैं, बिगिनिंग में, या एंड पे। अब हमारे जो हमने भी क्वेश्चन किया है इसके अंदर उन्होंने हमें बताया है कि वो एक रेगुलर लॉस था और बिगिनिंग पे ही जो है वो लॉस हो गए थे। तो याद रखें, जब भी बिगिनिंग में होगा तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर कोई कॉस्ट एलिमेंट ऐड नहीं हुआ होगा मास वाई मटीरियल्स के। और चूंकि वो एक नॉर्मल लॉस है तो इसलिए हम लोग नॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करते हुए उसको इग्नोर कर देते हैं और इक्विवेलेंट यूनिट में हम ऐड नहीं करते हैं, विच मीन्स दैट हम लोग उसको डिनोमिनेटर लेवल एक्टिविटी के अंदर शामिल नहीं कर रहे हैं। और इसको हम लोग फिर एंड डू नॉट रिपोर्ट द लॉस सेपरेटली, और रिपोर्ट लॉस को सेपरेटली रिपोर्ट भी नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिकली गुड यूनिट में एडजस्ट हो जाता है। दिस लॉस इज रिपोर्टेड सेपरेटली,
इस तरह का ये लॉस जो होता है, जो एबनॉर्मल लॉस होता है, उसको हम लोग सेपरेटली रिपोर्ट भी करते हैं। अगर हम यही वाला जो क्वेश्चन अभी हमने किया है, इसको ही हम लोग जो है वो अगर एबनॉर्मल लॉस के तहत ट्रीटमेंट करते हैं तो वो कैसे होगी, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना है। क्वांटिटी स्केड्यूल में उसी तरीके से वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग वो 0 है, फिर उसके बाद है जी पुट इनटू प्रोसेस। पुट इनटू प्रोसेस में 10,000 यूनिट प्रोसेस में आए हैं, टोटल हो गए हैं हमारे पास 10,000 यूनिट्स, और इनको अब हमने पूरा करना है। तो कंप्लीटेड कितने हैं, कंप्लीटेड एंड आउट जो है वो है हमारे पास 8,000। वर्क इन प्रोसेस जो है वो एंड के ऊपर जो है वो हमारे पास है जी 1,000, और ये हाफ कंप्लीटेड हैं। और लॉस जो है वो है हमारे पास 1,000, और ये है जी एट बिगिनिंग। और अगर मैं ये कहता हूं कि ये एबनॉर्मल लॉस है, ये मैं अपने पास से अज्यूम करके चल रहा हूं ये क्वेश्चन को दोबारा से करने के लिए। अब मेरे पास जो टोटल यूनिट्स आ गए हैं उसी तरीके से 10,000 आ गए हैं, तो ये मेरे पास ये बन गया मेरे पास क्वांटिटी स्केड्यूल। अब मैं इक्विवेलेंट यूनिट्स की कैलकुलेशन कर लेता हूं। अब इक्विवेलेंट यूनिट्स के लिए उसी तरीके से बेटे आप लोगों ने तीनों कॉस्ट एलिमेंट को बनाने हैं, डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर और FOH। और अगर ये सेकंड डिपार्टमेंट होता तो हम लोग पहला डिपार्टमेंट का भी कॉलम यहाँ पे शुरू में बना देते, फिर हमारे पास 4 कॉलम बनते। मैंने कहा कि कंप्लीटेड यूनिट्स को आप स्ट्रेट फॉरवर्डली बिल्कुल उसी तरीके से बगैर किसी ट्रीटमेंट के आप क्या लिखते हैं, हर एक कॉस्ट एलिमेंट के नीचे लिखते हैं। ये 8,000 आ गया। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस है 1,000 हाफ कंप्लीटेड हैं, जिसका मतलब है हाफ कंप्लीटेड होने की वजह से ये क्या आ जाएगा जी 500, मीन 1,000 का हाफ लिया, 1,000 मल्टीप्लाई बाय स्टेज ऑफ कंप्लीशन लिया, तो ये 500 आ गया। और इसी तरीके से तीनों जगह पे मैंने 500 लिख दिया। अब आ जाती है बात लॉस एट द बिगिनिंग। बिगिनिंग के ऊपर जब लॉस होते हैं तो इसका मतलब है ना इनके ऊपर मटेरियल लगा, लेबर लगी थी, ना FOH लगे थे, लेकिन चूंकि ये एक ही डिपार्टमेंट है तो मटेरियल तो लॉस हो जाएगा ना। तो चूंकि ये एबनॉर्मल लॉस है और बिगिनिंग के ऊपर हुआ है, लेकिन मटेरियल चूंकि ऐड हो चुका हुआ है, मटेरियल की ऐड करेंगे तो यूनिट स्टार्ट होंगे, मटेरियल ऐड होगा तो मटेरियल लॉस होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मटेरियल जब इनके ऊपर 1,000 यूनिट्स के ऊपर मटेरियल ऐड हुआ था तो वो लॉस हो गया है, इसलिए ये 100% काम हो चुका हुआ था। मीन मटेरियल वर एडेड 100% बिकॉज व्हेन वी स्टार्टेड द यूनिट इट वाज एडेड। अब लेबर और FOH के लिहाज से चूंकि इनके ऊपर अभी काम नहीं हुआ था, अभी हमने मटेरियल ऐड किया, वो एवेपोरेट हो गया, वो लॉस हो गया, वो कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से यूनिट कम हो गए। इसलिए इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन 0 थी, इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी 0 थी, क्योंकि हमने ये कहा कि व्हेन लॉस इज एट बिगिनिंग नो लेबर एंड FOH इज अप्लाइड। उनके ऊपर कोई लेबर और FOH नहीं लगती। एज material is added in first department, material first department में add होता है, and when it was added so it was lost। जब उनको ऐड किया गया वो लॉस हो गया, और वो कितना लॉस हुआ, वो 1,000 यूनिट का मटेरियल लॉस हो गया। लेकिन हमने वो वाला लॉस चूंकि गुड यूनिट्स को चार्ज नहीं करना, क्योंकि ये एक एबनॉर्मल लॉस है और एबनॉर्मल लॉस गुड यूनिट्स को चार्ज नहीं किया जाता है। जब नहीं करना है तो फिर हम लोग वो वाली जो कॉस्ट लॉस हुई है वो हम लोग किसको चार्ज करेंगे, इनके जो गुड यूनिट्स होंगे उनको नहीं चार्ज करेंगे, अलहदा से रिपोर्ट करेंगे। तो ये बेसिकली क्या होता है जी कि जब बिगिनिंग पे लॉस हो जाते हैं यूनिट्स, तो याद रखिएगा अगर पहला डिपार्टमेंट है और मटेरियल ऐड हुआ है
और उसी के साथ ही वो लॉस हो गया है, तो फिर ये हम क्या करेंगे, इसको हमने लॉस्ट यूनिट को अलहदा से हम ऐड करेंगे इक्विवेलेंट यूनिट को बनाते हुए। इस लिहाज से हमारे पास इसके यूनिट्स आ जाएंगे 9500, इसी लिहाज से इसके यूनिट्स आ जाएंगे 8500, और इसी लिहाज से इसके भी यूनिट्स आ जाएंगे 8500। इस तरीके से आपके इक्विवेलेंट यूनिट में फर्क आ जाएगा कि मटेरियल चूंकि जो है वो लॉस हो गया था, और वो लॉस जो है वो एबनॉर्मल लॉस था, इसलिए हम लोग इसको इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेट करते हुए शामिल करेंगे। लेकिन अगर हमें ये कहा जाए कि मटेरियल बाद में ऐड होता है और यूनिट आते ही लॉस हो जाते हैं, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, या हम लोग शुरू में इंस्पेक्शन करते हैं और हम लोग जो अप टू मार्क स्टूडेंट नहीं जो है वो यूनिट्स नहीं होते हैं उनको अलहदा कर देते हैं, उनको हम लोग फिर उनके ऊपर ना हम मटेरियल ऐड किया हुआ है, ना लेबर ऐड की हुई है, ना एफएच ऐड की हुई है जब बिगिनिंग पे होगा, इस वजह से उसमें फिर 0% आएगा। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर हम लोग ये कह रहे हैं कि हमने क्योंकि पहला डिपार्टमेंट है और मटेरियल जब हमने ऐड किया था तो उसी के साथ ही वो मटेरियल लॉस हो गया था, और वो जब वो मटेरियल लॉस हुआ है तो जाहिर है उसका लॉस कहीं ना कहीं तो गिना जाना चाहिए। एक तो तरीका ये है कि हम उसको गुड यूनिट के ऊपर डाल दें, दूसरा तरीका ये है कि हम गुड यूनिट के ऊपर उसको नहीं डाल सकते हैं, हम उसको अलहदा से रिपोर्ट कर दें, अलहदा लिख दें, या वेस्टेज ऑफ मटीरियल की सूरत में लिख दें, तो वो हम लोग जो है वो उसको अलहदा से कर लेते हैं। इस लिहाज से जब हमने अलहदा करना होता है लॉस को, तो फिर हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट जिसके रेलेवेंट बनते हैं उसके अंदर इसको शामिल कर देते हैं। तो अगर मैं इस सवाल को ये अज्यूम करके चलूं कि मटेरियल ऐड होने के ऊपर एवेपोरेट हो गया था और उसकी वजह से ये लॉस हो गया, तो 1000 का मटेरियल लॉस हो गया, तो वो हमारा क्या है, एबनॉर्मल लॉस है, उसको हम अलहदा से रिपोर्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, अब बेटे दूसरा जो पोर्शन होगा वो बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा, कॉस्ट चार्ज्ड टू डिपार्टमेंट वाला जो पोर्शन था वो बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट टोटल लिखना है, टोटल, डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, FOH, ये 3 कॉस्ट एलिमेंट बना लिए हम लोगों ने। सबसे पहले जी एडेड दिस पीरियड, कॉस्ट एडेड दिस पीरियड, इस पीरियड में हमने कॉस्ट जो ऐड की 1,32,000 की हम लोगों ने मटेरियल ऐड किया, फिर उसके बाद 33,000 की हम लोगों ने लेबर लगाई, और 20,625 के हमने FOH लगाए, और इसी लिहाज से ये टोटल बन गई 1,85,625 की। ये वाली कॉस्ट जो है वो इस तरीके से आ गई, ये बिल्कुल उसी तरीके से सेम पोर्शन बनेगा। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स हमने ये कहा था कि इसके लिहाज से बनते हैं 9,500, इसके लिहाज से बनते हैं 8500, इसके लिहाज से भी बनते हैं 8,500। अब हम करते हैं जी पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट है वो 1,32,000 को हम लोग जब डिवाइड करेंगे 9500 के ऊपर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13.8947, 13.8947, और उसके बाद आता है 36, तो 47 पे मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। उसके बाद 33,000 डिवाइडेड बाय 8,500 किया, तो ये आ जाएगा मेरे पास ये 3.8824, 3.8824 आ गया। और इसी तरीके से 20,625 को जब मैंने डिवाइड किया 8,500 के ऊपर, तो ये आ जाएगा 2.4265, 2.4265 ये आ जाएगा। और इन तीनों को जब मैंने टोटल किया 2.4265 प्लस किया 3.8824 प्लस किया 13.8947, तो ये आ जाएगा मेरे पास ही 13.8947 प्लस 3.8824 प्लस 2.4265, तो ये आ जाएगा 20.2036, 20.2036, ये हमारे पास जो है वो पर यूनिट कॉस्ट आ गई। अब इसके बाद हम लोग जब इसका तीसरा पोर्शन बनाएंगे, थर्ड पार्ट बनाएंगे कॉस्ट रिकॉन्सिलिएशन का,
तो कॉस्ट रिकॉन्सिलिएशन के लिए हम लोग लिखते हैं जी कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट, वो थे हमारे पास 8000 यूनिट्स, मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे 20.2036, मल्टीप्लाई बाय 20.2036, 8000 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 1,61,628.8, 1,61,628.8 है, तो 629 हम लोग कर देते हैं इसको राउंड ऑफ करके। ये 628.8 था, तो इसको मैंने राउंड ऑफ करके 629 कर दिया। अब इसके बाद जो है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में डायरेक्ट मटेरियल्स है, डायरेक्ट लेबर है और FOH है। इसके जो हम लोगों ने लेने हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स। डायरेक्ट मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं 1000, जरा गौर से देखें, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये 1000 इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं, सॉरी इसके भी 500 इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं, सॉरी जी, इनके ऊपर जो है वो, अच्छा जी, एक चीज देखिएगा, इन्होंने कहा जी मटेरियल भी इनके ऊपर आधा लगा हुआ है ना, 1000 का मतलब है कि इनके ऊपर मटेरियल फिर हाफ लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो फिर इसका मतलब है कि जब मैं स्टार्ट के ऊपर मटेरियल ऐड करूंगा तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर 100% मटेरियल शुरू में ही लग गया था, तो इसलिए जो इस लॉजिक के तहत जो कर रहा हूँ तो फिर यहाँ पे भी 1000 की ही फिगर आएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस के मटेरियल की बात करता हूं तो ये बेसिकली यहाँ पे लॉजिक में क्या ले रहा हूं, मटेरियल्स आर एडेड एट स्टार्ट। अगर मैं स्टार्ट पे मटेरियल ऐड करने की लॉजिक लेता हूं तो फिर ये मटेरियल के लिहाज से ये भी 1000, ये हाफ विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल नहीं होंगे, मटेरियल तो शुरू में ही ऐड हो जाता है, तो इसलिए हम लोग ये कहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पे भी 1000 आएगा। तो ये वाला भी नोट करना पड़ेगा कि अगर हम लॉस यूनिट में 1000 कर रहे हैं तो फिर इनको भी हम लोग क्या कहते हैं, ये भी 1000 है। और अगर हम कहते हैं बिगिनिंग में ही लॉस हो जाते हैं तो फिर ये भी फिर 0% है। और हम ये कह रहे हैं कि अगर मटेरियल जो है वो साथ साथ ऐड हो रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐड हो रहा है, विद जो है प्रोडक्शन प्रोसेस ऐड हो रहा है, तो फिर ये क्या है, हाफ कंप्लीटेड है, तो ये 500 आएगा। और अगर ये मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो है वो विद द प्रोसेस ऐड हो रहा है, तो चूंकि उन्होंने प्रोसेस में कहा जी बिगिनिंग में ही लॉस हो गए हैं, इसलिए हम लोग कहेंगे कोई भी मटेरियल इसके ऊपर लॉस नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मटेरियल्स आर एडेड एट स्टार्ट ऑफ द पीरियड अगर ऐड हो रहे हैं मटेरियल्स, तो फिर मैं उस लिहाज से इसकी लॉजिक जो है वो ये लूंगा कि मटेरियल जो हैं वो 100% लग गए थे जब ये यूनिट लॉस हुए, और मटेरियल चूंकि प्रोसेस यूनिट के ऊपर भी 100% लग गए, तो इसलिए हम लोग इसको भी 100% ही गिनेंगे। तो इस लिहाज से इसकी जो मैं अगर बात करूंगा तो फिर ये वाला जो है वो हमें फिर एडजस्ट करना पड़ेगा, ये 10,000 ही टोटल आएगा। और इसी लिहाज से यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, फिर 10,000 ही करूंगा, क्योंकि मुझे लॉजिक दोनों जगहों पे सेम रखनी है, मैं डिफरेंट डिफरेंट नहीं कर सकता हूं। तो इस लिहाज से अगर मैं इसको करूंगा तो ये आ जाएगा, ये मेरे पास ये सारी की सारी देखें, इक्विवेलेंट यूनिट चेंज होने से सारी कैलकुलेशंस चेंज हो जाती हैं। तो ये आ जाएगा जी 113.2000, ये वाली फिगर आएगी। और इसी लिहाज से अगर मैं यहाँ पे करता हूँ जी 13.20 प्लस क्या करूंगा 3.8824 प्लस करूंगा 2.4265, 2.4265, इस लिहाज से 19.5089, तो ये मेरे पास फिर आ जाएगा 19.5089, 19.5089। इस तरीके से ये मेरी लॉजिक जो है वो ये ऐसे बनेगी। बेटे अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज। इफ यू पीपल, जी बेटे पूछें, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप काइंडली पूछें प्लीज।
हमने यहाँ पे दो चेंजेस की हैं। नंबर वन कि हमने ये कहा कि ये जो लॉस्ट यूनिट हैं ये एबनॉर्मल लॉस हैं, और नंबर टू चेंज ये की है कि मटेरियल्स आर एडेड एट स्टार्ट ऑफ द पीरियड। मटेरियल स्टार्ट पे ही ऐड हो जाता है, और उसकी वजह से ये वाले जो लॉस हुए हैं वो बिगिनिंग पे ही मटेरियल ऐड करते वक्त ही लॉस हो जाते हैं। ठीक है ना जी। अगर तो इस लॉजिक के तहत हम काम करते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि जो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंटरी है उनके ऊपर मटेरियल तो 100% लग चुका होगा, क्योंकि ये स्टार्ट पे ऐड हुआ है। और जो लॉस्ट यूनिट है उनके ऊपर भी मटेरियल 100% लग चुका हुआ था जब वो लॉस हुए थे, क्योंकि वो मटेरियल ऐड होता है स्टार्ट पे। लेकिन अगर हम ये वाली लॉजिक ना लें, मीन एट द स्टार्ट ऑफ मटेरियल की लॉजिक ना लें, हम कहें कि लॉस यूनिट बिगिनिंग पे ही लॉस हो जाते हैं, तो उस सूरत में बेटे फिर जब बिगिनिंग में है और हम ये कहते हैं जी कि मटेरियल्स आर एडेड विद द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के साथ साथ ही मटेरियल भी ऐड होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मटेरियल ऐड हो रहा है तभी तभी लॉस हो रहे हैं। और लॉस जो है वो उन्होंने कहा जी बिगिनिंग पे हो गए, तो जब बिगिनिंग पे होते हैं तो फिर तो कोई चीज लॉस नहीं ना हुई अभी तक। तो इसलिए हम लोग जो है वो यहाँ पे लॉजिक को खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं कि हमारी लॉजिक क्या है। अब ये क्वेश्चन के अंदर हमने लॉजिक जो है वो ये बनाई है कि पहली बात कि जब लॉस हुए यूनिट तो वो बिगिनिंग में थे, बिगिनिंग पे ही लॉस हो गए। दूसरा, मटेरियल जब ऐड होता है तो वो स्टार्ट पे होता है। जब मटेरियल स्टार्ट पे ऐड हो रहा हो हम ये कहते हैं जी 1000 यूनिट इन प्रोसेस थे और स्टार्ट पे ही मटेरियल उनके ऐड हो गया था, तो इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये 1000 ही विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल कंप्लीट थे। लेकिन लेबर और एफओएच के लिहाज से ये हाफ कंप्लीटेड थे जो हमने लॉजिक क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। दूसरी तरफ पे हमने कहा चूंकि ये बिगिनिंग पे ही लॉस हो जाते हैं यूनिट्स, तो डायरेक्ट मटेरियल भी इनके ऊपर कोई नहीं लगा था, डायरेक्ट लेबर भी इनके ऊपर कोई नहीं लगी थी, क्योंकि अभी ये काम स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तो हम लोगों ने इनको ये लॉस हो गए। लेकिन जो मटेरियल था चूंकि वो स्टार्ट पे ही ऐड हो जाता है, और जब वो ऐड हुआ तो ये मटेरियल ये यूनिट्स लॉस हो गए, इसलिए हम लोगों ने कहा कि उनके ऊपर 100% मटेरियल लग चुका हुआ था जब वो लॉस हुए। इस लिहाज से हम लोग यहाँ पे भी 100% लिखेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे। अगर ये नॉर्मल लॉस होता तो फिर यहाँ पे भी जीरो होता। नॉर्मल लॉस में याद रखिएगा सब जगहों पे आपने जीरो लिखना है आंखें बंद करके। नॉर्मल लॉस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल लॉस की सबसे आसान ट्रीटमेंट होती है। जी याकूब बेटे। जी बेटे बोलें। सर अगर इसके साथ साथ डायरेक्ट लेबर और एफओएच भी लगाओ तो फिर वो उसकी भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखेंगे। सपोज हम ये कहते हैं कि ये यूनिट 50% जब हुए थे तब तब लॉस हुए थे, कब हुए थे? नहीं सर, बिगिनिंग में ही लॉस्ट हो गए हैं। बिगिनिंग में ही लॉस हो गए, लेकिन उनके ऊपर मटेरियल और लेबर अभी लगा ही नहीं, सॉरी लेबर और एफएच अभी लगे ही नहीं। बिगिनिंग का मतलब क्या था कि अभी इनके ऊपर काम स्टार्ट नहीं हुआ था। सर मैं उस केस की बात कर रहा हूँ सर, जो हम रॉ मटेरियल लेके आते हैं सर, उसको फैक्ट्री के एक कोने से दूसरे कोने तक लेके जाने में, या प्रोसेसिंग यूनिट तक लेके जाने में, या सर ऑर्डरिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट, वो सारी चीजें ऐड नहीं होनी सर? नहीं बेटे, वो तो मटेरियल कॉस्ट के अंदर शामिल हो जाती है ना। जब हम्म, मटेरियल आप हम्म। स्टोर तक लाने तक जितनी कॉस्ट लगती है वो मटेरियल में शामिल हो जाती है। फिर उसके बाद आप जब मटेरियल को प्रोसेस में डालते हो तो वो तो फिर मटेरियल की वो वाली कॉस्ट है, फिर उसके बाद आगे लेबर की कॉस्ट शामिल हो जाती है। तो हम ये कहते हैं कि आपने कहा कि आप कह रहे हो थोड़ी बहुत तो कॉस्ट लगी होगी ना लेबर की, मटीरियल को उधर से लाने में, मशीन में डालने में कोई लेबर तो लगी होगी ना, आप ये कहना चाह रहे हो ना? जी जी सर। तो बेटे वो तो फिर मन्यूट कैलकुलेशंस में जाएगी ना, तो वो आप कैलकुलेट कर लें जी कितनी उसके ऊपर लगी थी, वो उसके ऊपर लगी हुई है, वो लॉस हो गई है आपकी। समझे हो कि नहीं? तो फिर ये हो सकता है लेबर के लिहाज से वो 1-2% कंप्लीट थे, इसलिए हम लोग 1-2% को सवाल करते हुए इग्नोर कर देते हैं और समझते हैं जी ये बिगिनिंग में ही हो गए थे, हमने कहा जी वो सारा ही लॉस हो गया। इज इट क्लियर? यस सर, लेकिन सर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उससे सर, मैन्युअल कैलकुलेशन की?
देखो ना, फैक्ट्री में तो बेटे आप जब आप कैलकुलेशंस करते हो तो उसमें तो फोर्स आपको मिन्यूटली सारी चीजें देखना पड़ती हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपके पास रिकॉर्डिंग प्रोसेस, आपकी जो जो रिपोर्टिंग प्रोसेस है वो उसी तरीके से एक्यूरेट होना चाहिए ना, तभी आप उसकी कैलकुलेशन कर पाएंगे। आपको पता हो कि कितने मजदूर जो है वो वहां पे लाके जा रहे हैं, फिर उसके बाद मटेरियल जो है वो जाया हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उससे पहले जो लेबर लगी है वो तो कैलकुलेट होगी ना। वो तो फिर हम लोग कहते हैं जी अच्छा ये वाला कितना प्रोसेस कंप्लीट हुआ है यूनिट, तो हमने कहा जी अगर तो वो यूनिट अभी सिर्फ मशीन तक पहुंचा है और अगर उसके ऊपर प्रोसेस हुआ ही नहीं है, प्रोसेस होगा शुरू तो जो है वो जाया होगा ना। चलिए मैं आपकी शैलर की एग्जांपल देता हूँ। जी जी सर। शैलर की एग्जांपल अगर मैं आप लेते हैं तो आप ये कहते हो कि जी शैलर की छड़ाई कर रहे होते हैं, तो शुरू शुरू में जो पहली जी। लॉट होती है, एक दो बोरी जो होती है ना वो खराब हो जाती है। समझ के बात को? जी जी सर। तो वो जो एक दो बोरी है वो हुई तो स्टार्ट पे है, और हम ये तस्वर करें कि अभी वो मशीन चली भी नहीं थी, अभी उसके ऊपर लेबर कोई लगी भी नहीं थी, बिजली भी नहीं लगी थी, लेकिन वो यूनिट जाया हो गए, मटीरियल तो जाया हो गया ना। यस सर। ठीक है ना। ऐसी सूरत में देखो, अगर अगर आप लोग प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख के और खास तौर पे अपने प्रोसेस को देख के अगर सीखने की कोशिश कर रहे हो तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि हर एक प्रोसेस का डिफरेंट सिनेरियो होता है। उसमें अगर आप ये कहते हो जी कि उसमें मटेरियल लगा हुआ है, उसमें लेबर भी लगी हुई है, तो फिर आप उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन को माइन्यूटली कैलकुलेट करें ना, फिर कि वो कितने परसेंट लगी हुई है। तो हम ये कहते हैं अगर वो 1-2% है तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, हम समझते हैं वो जीरो ही है अभी। हाँ, अगर 20% लग गई हुई है, 20% उसके ऊपर खर्चे लगे हुए, तो फिर हम कहते हैं जी भी एक सब्सटेंशियल अमाउंट है, तो हम लोग कहेंगे भी इनके ऊपर जब ये लॉस हुए तो 20% कॉस्ट लग गई थी, लेबर लग गई थी, तो फिर हम इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या कहेंगे? 20%। कैलकुलेट करेंगे। समझ के बात को कि नहीं? जी सर। ठीक है, इसलिए बेटे क्वेश्चंस के अंदर तो चूंकि बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशंस होती हैं, बड़ी सिंपल से लॉजिक्स होते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो वहां पे बड़ी सारी चीजें जो हैं वो बड़ी मान्यूट होती हैं। उनको अगर आप लोग जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेट करना चाह रहे होते हैं तो फिर आपको जाहिर है उसके लिए आपके पास टूल्स भी ऐसे होने चाहिए, आपके पास कैलकुलेशंस भी वैसे होनी चाहिए। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि नॉर्मली जब ये कहा जाता है कि 5-7-10% यूनिट कंप्लीट हुए हैं, अभी 5-7% काम हुए, तो हम कहते हैं यार ये बिगिनिंग ही है, इसको जीरो ही समझो। समझे कि नहीं बात? यस सर। और हम ये कहते हैं अच्छा ये यार 90% काम हो चुका हुआ है, तो हम कहते हैं जी 90% हो गया तो समझो इसको कंप्लीट ही समझो। तो वो जो राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट होता है ना वो उधर भी लग रहा होता है कि अगर थोड़ा सा काम हुआ है तो उसको समझो जीरो ही है, और अगर ये 90+% हो गया हुआ है तो हमें इसको समझे 100% ही हो गया हुआ है। गॉट माय पॉइंट? यस सर। ये इस तरीके से हम सोचते हैं और कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है ना जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने कहा ये 15.5089 आ गया है उस लॉजिक के तहत। अब मैं यहाँ पे भी इसकी कैलकुलेशन सही कर लेता हूं। ये आ जाता जी 15 पॉइंट क्या था 19.5089 19.5089 और 19.5089 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 8000 के साथ, तो इस लिहाज से मेरे पास आ जाएगा जी 1,56,071। ये मेरे पास फिगर आ गई बेटे 1,56,071 की। 71.2 है तो 71 ही लिख दिया मैंने। यहाँ पे 1000 डायरेक्ट मटेरियल के यूनिट्स थे, और डायरेक्ट मटेरियल 1000 जो यूनिट्स थे वो देखें जी पर यूनिट आ रही थी 13.20 मटेरियल के लिहाज से, तो मैंने यहाँ पे 13.20 लिख दिया। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 13.2 आ गया। ये आ जाएगी जी 13,200 की फिगर ये आ गई। फिर ये 500 इक्विवेलेंट यूनिट्स थे,
और उनकी पर यूनिट कॉस्ट थी 3.8824 और मैं इसी तरीके से 3.8824 को मल्टीप्लाई करूंगा 500 के साथ, तो आ जाएगा जी 1941, 1941.2 है, तो उसको इग्नोर कर देता हूं मैं। फिर उसके बाद है जी 500 मल्टीप्लाई बाय जो उसकी पर यूनिट कॉस्ट थी वो है 2.4265, 2.4265, तो इस तरीके से ये आ जाएगी 1213, तो ये 500 मल्टीप्लाई बाय 2.4265 ये आ जाएगा जी 1213। ये इसमें प्लस किया हम लोगों ने 1941, प्लस किया इसके अंदर 13,200, तो ये आ जाएगा जी 16,354, तो ये आ जाएगी जी 16,354, ये आ गया। अब इसके बाद बेटे एक तीसरी चीज भी लिखनी है, कॉस्ट ऑफ लॉस्ट यूनिट, या इसको कह लें एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को हम लोगों ने ये रिपोर्ट बनाते हुए कैलकुलेट नहीं किया था, लेकिन एबनॉर्मल लॉस को आपने अलहदा से रिपोर्ट करना है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि नॉर्मल लॉस को हम अलहदा से रिपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन एबनॉर्मल लॉस को हम अलहदा से रिपोर्ट करते हैं। तो हमने ये देखा कि एबनॉर्मल लॉस के लिए भी फिर हमने इक्विवेलेंट यूनिट को देखना है। हमने ये देखा कि इसके ऊपर मटेरियल जो लगा था वो 1000 यूनिट का लग चुका हुआ था, लेबर इसके ऊपर कोई नहीं लगी थी, FOH भी इसके ऊपर कोई नहीं लगे थे। इस लिहाज से हमने कहा जी 1000 यूनिट का जो मटेरियल हमारा जाया हो गया, इसको हम अलहदा से रिपोर्ट कर लेते हैं। तो हमने कहा जी डायरेक्ट मटीरियल्स है वो 1000 यूनिट्स हैं और ये 13.2 के इसके ऊपर पर यूनिट कॉस्ट है, तो ये आ जाएगा जी 13,200, और डायरेक्ट लेबर भी जीरो है क्योंकि इसके जीरो इक्विवेलेंट यूनिट हैं, और डायरेक्ट FOH भी इनके ऊपर जीरो लगी हुई है, इसलिए यही आ जाएगा। अब आप जब इनको सबको टोटल करोगे तो आप जरा गौर से देखें जी, 13,200 प्लस करोगे 16,354 प्लस करेंगे आप लोग इसके अंदर 156 से 71, 1,56,071, तो ये आ जाएगा जी 1,85,625 की वही वाली फिगर आ गई जो टोटल हम लोगों ने शुरू में यहाँ पे किया था। ये देखिए 1,85,625 और इसी तरीके से 1,85,625। अब आप जरा नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट में फर्क देखें। हमने नॉर्मल लॉस के वक्त जब इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट किए थे तो 000 सब जगह पे लिखा था, लेकिन जब हम लोगों ने एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट की तो हमने कहा जो यूनिट जो कंपोनेंट लॉस हुआ है उसको अलहदा से आपने इक्विवेलेंट यूनिट में लिखना है उसके बराबर। अगर ये 50% होता तो 50% लिखते, अगर ये 100% होता तो 100% लिखते, अगर ये जो है वो जो भी इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, ये स्टेज ऑफ लॉस है, उससे पहले जितना जितना इसके ऊपर काम हुआ है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। चूंकि हमने कहा जी इनके ऊपर तो कोई लेबर और FOH नहीं लगे इसलिए ये 0 है, लेकिन इनके ऊपर मटेरियल जरूर लगा हुआ था, वो हम लोगों ने 100% इसके ऊपर लगा दिया, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। तो ये एक तो ये फर्क है नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट का। नॉर्मल लॉस बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, तमाम का तमाम लॉस गुड यूनिट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट में किसी भी जगह के ऊपर जो है वो उनकी नॉर्मल लॉस यूनिट को शामिल नहीं करते हैं। लेकिन एबनॉर्मल लॉस के अंदर हम लोग उसको अलहदा से रिपोर्ट कर रहे होते हैं, इस वजह से हम लोग उसका जो कॉस्ट उसके ऊपर लगी हुई होती है उसके इक्विवेलेंट यूनिट बना के उसको इक्विवेलेंट यूनिट के अंदर ऐड करते हैं। दूसरी चीज जो होती है कि जब हम लोग रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो चूंकि उसके अंदर नॉर्मल लॉस के अंदर जो है उसके ऊपर कोई भी कॉस्ट नहीं लगी होती, इसलिए उसकी नॉर्मल लॉस 0 अलहदा से रिपोर्ट होता है, इसलिए चूंकि हम उसको रिपोर्ट अलहदा से नहीं करते हैं इसलिए उसको वहां पे मेंशन नहीं करते हैं। लेकिन जब हम लोग एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करते हैं उस सूरत में क्योंकि हमने उसको अलहदा से रिपोर्ट करना होता है, इसलिए एबनॉर्मल लॉस जो है वो हम लोग अलहदा से कॉस्ट रिकॉन्सिलिएशन के अंदर रिपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो है वो रिकॉन्सिलिएशन उसके बराबर आती है। अगर आप ये नहीं करोगे इसको रिपोर्ट तो इतना जो है वो आपका फर्क आ जाएगा।
अब ये जो 13,200 की कॉस्ट है वो बेसिकली हमने गुड यूनिट्स के ऊपर शामिल नहीं किया, इसको अलहदा से रिपोर्ट किया है, अलहदा कर दिया है। लेकिन इस सूरत में जब हम लोगों ने कैलकुलेशन की थी तो हमने फिर क्या किया था कि वो सारे का सारा जितना भी लॉस हुआ था वो हम लोगों ने या तो इनमें शामिल कर दिया है या फिर इनमें शामिल कर दिया है, तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली इन कॉस्ट के अंदर शामिल हो गया है। तो इस वजह से ये नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट इस तरीके से होती है। होप सो आप लोग इन तमाम चीजों को अच्छे से समझ गए हैं, और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और मजीद हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर इसको मजीद एलेबोरेट करके जरूर समझेंगे और न्यूमेरिकल्स के जरिए से इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो मजीद इसके अंदर जो है वो आपको क्लैरिटी आ जाएगी।